हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक मैं हैंडल करने वाली हूँ वो है स्केल अप। इसको मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेट वे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं आपको इसके फॉर्मूलाज रिवीजन कराऊंगी, जिस बेसिस पे आप जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से हैंडल कर पाए। छोटी सी बता देती हूँ स्केल अप क्या होता है। जब भी हम किसी भी लैब में जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम लैब में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी भी ड्रग्स का या फिर किसी भी एंटीबायोटिक का, तो उसको हमें पायलट स्केल पे ले जाना एंड फिर उसे हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम स्केल अप बोलते हैं। बाय मेंटेनिंग ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसको हम स्केल अप बोलते हैं। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं स्केल अप के लिए। जैसे कि पहला आता है पावर का। अब कुछ चीज़ हमें चलानी है, उसको हमें पावर देनी पड़ेगी जिससे कि वो अपना फंक्शन करे, वो स्टार्ट हो जाए, ऑन एंड ऑफ हो सके। तो पावर इनपुट का एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है NP रो NQ D5। यहाँ पे NP क्या होता है? यहाँ पे NP इज इक्वल्स टू होता है पावर नंबर, जो कि एक डायमेंशनलेस यूनिट है। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। देन N होता है इम्पेलर, और वी कैन से एजिटेटर, और वी कैन से रोटर, और वी कैन से टरबाइन। इसकी स्पीड जो होती है उसको हम N से डिनोट करते हैं। कि यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रोटेशन पर सेकेंड। देन D जो होता है, D होता है डायामीटर। डायामीटर किस चीज़ का? इम्पेलर का डायामीटर। इम्पेलर और एजिटेटर, रोटर, जितने भी ये नाम मैंने लिखे हैं, किसी को कुछ भी हम डिनोट, कुछ भी लिख करके आ सकता है। आपको बस समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। इम्पेलर का डायामीटर जो कि होता है मीटर में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको गेट जो होता है वो हमेशा यूनिट में ही घुमाता है। इससे ज़्यादा वो किसी में नहीं घुमाएगा, वो सिर्फ यूनिट में घुमाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है N1 अपॉन N2। व्हाट इज M1? N1 इज द स्मॉल फर्मेंटर का जो इम्पेलर है उसका स्पीड, और ये लार्ज इम्पेलर की स्पीड का क्यूब इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 पावर 2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है N1 D1 इज इक्वल्स टू N2 D2। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है रेशियो में V2 अपॉन V2 अपॉन 1 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 पावर। एक फॉर्मूला आपको मिक्सिंग टाइम के लिए याद रखना है कि वो कितने टाइम में मिक्स हो रहा है पूरा लिक्विड और पूरा सबस्ट्रेट वगैरह एवरीथिंग। इसका फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 पावर 11/18। तो ये फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रखने हैं। सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज से आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ये गेट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? इट इज़ डिज़ायर टू स्केल अप अ फर्मेंटेशन फ्रॉम, वन मोर थिंग, एक और फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको, स्केल अप फैक्टर। स्केल अप फैक्टर मतलब, स्केल अप फैक्टर होता है कितने टाइम्स हम किसी चीज़ को स्केल कर रहे हैं। जैसे 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 20 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 30 टाइम्स बढ़ा रहे हैं।
ये हम कैसे पता लगाते हैं? ये हम पता लगाते हैं क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्ज फर्मेंटर or bioreactor, we can say anything, divided by volume of small fermenter. ये मैं अप्लाई करके बताऊंगी ये किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं सारे फॉर्मूलाज। बस आप ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए और इनको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे हम ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इज डिजायर टू स्केल अप अ फर्मेंटेशन फ्रॉम 1 लीटर टू 1000 लीटर। ठीक है, ये हमें V1 दिया हुआ है, ये हमें V2 दिया हुआ है। ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फर्मेंटर है, द स्मॉल फर्मेंटर। ये वॉल्यूम है सेकेंड फर्मेंटर जो कि लार्ज फर्मेंटर है। वेसल बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पावर टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, हमने ये सारे फॉर्मूलाज जितने भी देखे हैं, ये इन सब में क्या है, इन सब ने हमें एक कंडीशन ली है। वो कंडीशन क्या है, हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट पावर टू वॉल्यूम रेशियो। इस कंडीशन पे से ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। The smaller fermenter operated at an agitator speed of 300 rotation per minute. यहाँ पे per minute में दिया हुआ है, that's okay. If the value of a scalar factor is, यहाँ पे हमें scalar factor की वैल्यू दे ही दी है ऑलरेडी। The agitator speed in RPM, और वो RPM में ही पूछ रहा है। अगर वो यहाँ पे RPS में पूछ रहा होता तब हमें ये कन्वर्जन करना होता, बट वो हमसे पूछ ही RPM में रहा है तो हमें कोई कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें N1 दिया हुआ है। N1 हमें क्या दिया हुआ है, 300 रोटेशन पर मिनट। और यहाँ पे हमें स्केलर फैक्टर क्या दिया हुआ है, स्केलर फैक्टर हमें दिया हुआ है 10। हमें डायामीटर नहीं दिया हुआ है, आपने देखा यहाँ पे कहीं पे डायामीटर नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट द डायामीटर ऑफ स्मॉल फर्मेंटर बी डी। अगर हमने स्मॉल फर्मेंटर का डायमीटर डी लिया है तो क्या हम यहाँ से लार्ज फर्मेंटर का डायमीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें स्केलर फैक्टर पता है, स्केलर फैक्टर 10 है। मतलब अगर हम छोटे वाले फर्मेंटर का डायमीटर डी ले रहे हैं तो बड़े वाले फर्मेंटर का डायमीटर क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ डी। मतलब वो 10 टाइम्स बड़ा है डी से। ठीक है, तो बस हमें N2 निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, N1D1 इज इक्वल्स टू N2D2। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है। अगर हम वैल्यू पुट करें, N1 की वैल्यू क्या दी है, 300, D1 की वैल्यू हमने क्या मानी है, D, N2 इंटू D2 क्या है हमने, 10 टाइम्स ऑफ D। बस यहाँ पे वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, 300 D अपॉन 10D, D से D कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, N2 की क्या वैल्यू आ गई, 30 RPM। देखा आपने ये कितना इजी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 30। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, हमें इंटीजर में वैल्यू देनी थी, हमारी इंटीजर में ही वैल्यू आई। इंटीजर मतलब कोई भी पॉइंट वगैरह में वैल्यू नहीं आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन एंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ लैब स्केल फर्मेंटर आर एस फॉलोज। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लैब स्केल फर्मेंटर। लैब स्केल मतलब स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल फर्मेंटर की हमें सारे डायमीटर्स दिए हुए हैं, सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 1 लीटर, डायमीटर दिया हुआ है, ये फर्मेंटर के दिए हुए हैं। ठीक है, फर्मेंटर का डायमीटर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। एजिटेटर स्पीड दी हुई है हमें 600 RPM एंड रेशियो दिया हुआ है हमें इम्पेलर डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है टू फर्मेंटर डायमीटर 0.3। ठीक है, दिस फर्मेंटर नीड टू बी स्केल अप टू 8000 लीटर। हमें कहाँ से 1 लीटर से 8000 लीटर पे लेके आना है फॉर अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इफ द स्केल अप इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट इम्पेलर स्पीड, कांस्टेंट इम्पेलर स्पीड रखी गई है। द स्पीड ऑफ द एजिटेटर इन अ लार्जर रिएक्टर, अगर लार्जर रिएक्टर की स्पीड पूछिए, लार्जर रिएक्टर से मतलब हमें N2 पूछा है।
अज्यूम दैट द स्केल अप फैक्टर इज अ क्यूब रूट ऑफ द रेशियो ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम। हमें ये भी बता दिया कि स्केल अप होता क्या है, तो लेकिन हमें खुद से निकालना है यहाँ पे स्केल अप। पहले वाले क्वेश्चन में स्केल अप दिया हुआ था, यहाँ पे हमें स्केल अप फैक्टर निकालना है। तो अगर हम स्केल अप फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्ज फर्मेंटर टू द स्मॉल फर्मेंटर, तो 8000 अपॉन 1 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8000, क्या आ जाएगा 20। मतलब अगर स्मॉल बायोरिएक्टर का डायामीटर d है तो लार्ज बायोरिएक्टर का डायामीटर क्या हो जाएगा 20d हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला, स्केलर फैक्टर क्या है 20 है। तो अगर छोटे का d है, छोटे वाले बायोरिएक्टर का d है, तो लार्जर बायोरिएक्टर का 20 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। जब हम इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, हम इसको बोलते हैं 20 टाइम्स ऑफ d। d में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लार्ज फर्मेंटर की d की वैल्यू होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, n2 पूछा है, n1 हमें क्या दिया हुआ है, एजिटेटर स्पीड देखिए यहाँ पे दी हुई है हमें स्मॉलेस्ट स्केल की, ये n1 है। फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2, ये हो जाएगा 100 इंटू d इज इक्वल्स टू n2 हमें निकालना है, एंड ये है 20 ऑफ d। तो n2 क्या आ जाएगा हमारा 600 d अपॉन 20d, n2 क्या हो जाएगा हमारा 30। आरपीएम में ही पूछा है उन्होंने, यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, इसलिए मैंने आपको यूनिट्स हर चीज़ के आगे लिख करके बताइए कि किसकी क्या यूनिट हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत आराम से आप फॉर्मूला पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि पता नहीं इन्होंने क्या पूछ लिया है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है आप आराम से इस क्वेश्चन को अप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, द पावर रिक्वायर्ड फॉर द एजिटेशन ऑफ नॉन एरेटेड मीडियम इन द फर्मेंटन इज। उसने पावर पूछी। अब हमने पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एन पी रो एन क्यू डी 5, ये फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्ट। बस आपको यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑपरेटिंग कंडीशन दी हुई है, फर्मेंटर का डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, फर्मेंटर का डायमीटर है, नंबर ऑफ इम्पेलर दिए हुए हैं 1, मिक्सिंग स्पीड दी हुई है आरपीएम। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ टरबाइन दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर पूछा हुआ है। विस्कोसिटी जो है वो है 0.001 पास्कल, डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड पावर क्या है 5। यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप देखें, आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में दी हुई हैं, सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, ये किस में होता है, आरपीएस में होता है। ठीक है, तो हमें ये कन्वर्ट करना होगा कि क्या दी हुई है, ये एन की वैल्यू दी हुई है, मिक्सिंग स्पीड दी हुई है, या फिर इम्पेलर का एजिटेटर स्पीड दी हुई है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 300 आरपीएम। 300 आरपीएम को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 300/60, क्या आ जाएगा ये 5 आरपीएस। ठीक है, डायामीटर हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर हमें टरबाइन का दिया हुआ है 1, हमें रो की वैल्यू क्या दी हुई है, रो क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी हमें दी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और हमें एनपी क्या दिया हुआ है 5। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनपी क्या है 5 इंटू रो इज 1000, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं, इंटू 5 का क्यूब इंटू डायमीटर 1⁵ हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 125। 1 का अगर कोई भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 125 इंटू 6 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 625 इंटू 10⁻³। ये वैल्यू हमारी किस में, हमें किस में चाहिए, किलो वॉट में चाहिए, बट हमारी किस में आ रही है, ये वॉट में आ रही है। ठीक है, ये मैंने बताया था, जो यूनिट होती है पावर की, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, 1 वॉट क्या होता है,
1 watt इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड एंड 1 किलो वॉट क्या होता है 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें ये वॉट में आएगी हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 625 किलो वॉट। ठीक है, 10⁻³ है तो इसको डायरेक्ट हम किलो लिख सकते हैं, तो क्या आंसर आ गया 625 किलो वॉट। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला और डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं, ये मैंने गेट प्रीवियस ईयर ही लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज आप अप्लाई करिए, जो मैंने आपको ये बताए हैं ये आप अप्लाई करिए और आराम से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएंगे गेट में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।